ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम दिखा रहे थे जनाब शाहिद सिद्दीकी की जिंदगी की दास्तां। आइए यादों के उसी कारवां को फिर से आगे बढ़ाते हैं मकाम में। डीयू का कैंपस, वो दोस्त और शरारतों के वो लम्हे आज भी इनके जहन में ताजा हैं। दिल्ली कॉलेज बड़ा कदीम कॉलेज, जहाँ मिर्जा गालिब ने आके पढ़ाया था, जहाँ सर सैयद अहमद खान ने पढ़ा था, और वहाँ पे इल्म अदब का वो गहवारा था। वहाँ की लाइब्रेरी लाजवाब थी, बड़े बड़े माशक़े होते थे, बड़े बड़े किस्से होते थे, मुशायरे होते थे। वो शजरे तमन्ना वहाँ पे एक पेड़ कहलाता था, उसके नीचे खड़े होकर जो गुफ्तगू होती थी लोगों की। ये आज भी अपने आप को खुशनसीब मानते हैं क्योंकि इनके कॉलेज के वक्त के दोस्त बड़े ओहदों पर हैं और इनका आपस में मिलना जुलना भी लगा रहता है। वो पूरा ग्रोह जो है 10-15 दोस्तों का, वो आज पूरी तरह से मौजूद है। कम से कम महीने में एक बार तो मिल ही लेती हैं और साथ वक्त गुजारते हैं और बड़ी दिलचस्प बातें होती हैं। और मैं बताऊं कि मेरे साथ कुछ और भी बड़े अच्छे लोग थे, जिसमें चित्रा नारायणन थी, जो हम भारत के हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया बने, नारायणन साहब के नारायण, उनकी बेटी। तो वो मेरे साथ थी, वो IFS में सिलेक्ट हुई, अब एम्बेसडर हैं वो कई मुल्कों में। रंजन चटर्जी थे, अभी जो कल रॉ के चीफ बने हैं आलोक जोशी, वो रॉ के चीफ आलोक जोशी भी मेरे साथ मेरी क्लास में थे पॉलिटिकल साइंस में, और हमने एक साथ ही पढ़ा। वो भी मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं। बतौर सहाफी ये कदम हर कदम बाखूबी अपने फर्ज को निभाते गए। बहादुरी और ईमानदारी तो इन्होंने अपने वालिद से सीखी है। मेरे वालिद जंग आज़ादी में कांग्रेस के साथ थे, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद जब हलवा मांडा खाने का वक्त आया तो मेरे वालिद ने कांग्रेस को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को उनका हक नहीं दे रही। तो मैंने बचपन से एक चीज सीखी कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक अदा करना सबसे बड़ा जिहाद है, और मैं अल्लाह के फजलो करम से सारी जिंदगी ये जिहाद करता रहा हूँ। जिन्हें कई मौकों पर अपनी इस साफ गोई की कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मेरा टकराव हुआ 1984 से अरुण नेहरू से, और कांग्रेस हुकूमत से मेरा बहुत टकराव हुआ। तो 1986 में मुझे टाडा के तहत जेल में डाल दिया अरुण नेहरू ने। पहला आदमी जो जेल में गया था वो मैं था, टाडा में। 80 की दहाई में इनकी दोस्ती साबिक वजीर आजम राजीव गांधी से हुई, लेकिन ये सियासत से दूर ही रहे। बुजुर्ग थे गोपी अरोड़ा साहब, और मुझे राजीव गांधी के पास ले गया। राजीव गांधी ने कहा कि भाई मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ और तुमने अरुण नेहरू से टक्कर ली। और मजेदार बात यह कि मैं जेल से बाहर बाद में आया, अरुण नेहरू पहले कैबिनेट से निकाल दिए गए। तो अरुण नेहरू और राजीव गांधी के बीच टकराव शुरू हो गया था। तो राजीव गांधी उस वक्त वजीर आजम थे। तो राजीव गांधी ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूं यूरोप अमेरिका के टूर पर, यूनाइटेड नेशंस में बोलने के लिए, आप मेरे साथ चलिए। मैंने कहा मैं कैसे जा सकता हूं, मेरा तो पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा है। तो मेरा इमरजेंसी में उन्होंने रातों रात पासपोर्ट बनवाया और मैं उनके साथ गया, और वहां से राजीव की और हमारी दोस्ती शुरू हुई। लेकिन जब तक वो वजीर आजम रहे मैं उनके साथ नहीं आया, मैं उनके खिलाफ लिखता रहा। आज के मकाम में बस इतना ही। शाहिद सिद्दीकी साहब की जिंदगी का सफर कल के मकाम में भी जारी रहेगा। इंतजार कीजिए कल तक का। आज के मकाम में बस इतना ही, लेकिन जनाब शाहिद सिद्दीकी की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी कल के मकाम में भी। फिलहाल वक्त है आम आदमी की दास्तां से आपको रूबरू कराने की, यानी अवाम पेश करने की। आज के अवाम में हम लेकर आए हैं कारपेंटर रईसुद्दीन को। रईसुद्दीन की पैदाइश बुलंदशहर के बेनीपुर गांव में हुई और अपनी बुनियादी तालीम इन्होंने गांव में रहकर ही हासिल की। इनके वालिद गांव में खेती बाड़ी और बढ़ईगिरी का काम करते थे। परिवार की माली हालात खराब थी। उनकी आमदनी इतनी ना थी कि वो अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सके। लिहाजा इनके वालिद ने एक दिन दिल्ली आने का फैसला किया ताकि परिवार की तंगहाली दूर हो सके। वे काम की तलाश में रईसुद्दीन के साथ दिल्ली चले आए, पर तकलीफों ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। हालात यहाँ तक आ पहुँचे कि इन्हें एक वक्त का खाना खाकर ही गुजर बसर करना पड़ रहा था। उस दौरान हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ खाली रहा करते थे, फ्री। मतलब वो शाम को आके डिटेल बताया करते थे कि आज पैसे नहीं हैं,
या आज काम नहीं लगा है, या आज खाने में ये चीज कम कर लो, या आज दूध 2 रुपए का ना लाके 1 रुपए का ले आओ। इस तरह की मतलब परेशानियां महसूस होती थी। रईसुद्दीन ने दिल्ली में रहते हुए 10वीं जमात तक की तालीम हासिल की और वालिद के काम में हाथ बटाने लगे। एक दिन इनके वालिद ने अचानक काम करना बंद कर दिया, लिहाजा पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई और ये तालीम को अलविदा कह अपने बिखरे परिवार को संवारने में जुट गए। वालिदैन के साथ साथ 5 भाई बहनों का खर्चा चलाना बेहद मुश्किल काम था, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और इस तकलीफ को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया। इस फील्ड में रईसुद्दीन 15 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ अपने पुश्तैनी काम को नई पहचान दी है, बल्कि मुल्क के कई राज्यों में वो काम करने के लिए भी जा चुके हैं। आज इन्हें कारपेंटर के तौर पर नहीं, बल्कि एक सेट डेकोरेटर के नाम से जाना जाता है। रईसुद्दीन की बेगम जरीना के ख्वाब तो अपने शौहर की तकलीफों को देखते ही काफूर हो गए। इनकी बेगम ने इनका हर राह पर साथ दिया और शौहर की तकलीफों के आगे इन्होंने अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे दी। इन्होंने कोई भी परेशानी उठाई, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं उठाने दी। हम हर समय इनके साथ खुश रहे हैं, पर अब जैसा भी है वैसा ठीक है। अब तो इस बारे में कुछ सोचना नहीं है। पर कहते हैं ना कि हमेशा दिन एक से नहीं रहते। आज खुशियों ने आखिर इनके घर में दस्तक दे ही दी। आज उन्होंने दिल्ली में खुद का घर बना लिया है और यह परिवार आज खुश है। रईसुद्दीन को ऐसा लगता है कि हुकूमत कौम की बेहतरी के लिए इतनी फिक्रमंद नहीं है। जातिवाद पे कि हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, मेरी समझ में ये है कि कोई कुछ नहीं करता, सब भ्रष्ट है। ये जो फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं पार्लियामेंट में बैठ के, संसद में बैठ के या नेताओं में ही सब घुल मिल जाता है। आम पब्लिक तक, हम लोग जैसे तक नहीं आ पाता। बढ़ईगिरी के काम का अब वे मुस्तकबिल नहीं देखते। ये मानते हैं कि इस काम में अब पहले जैसी बात नहीं रह गई और यह काम करने से टीबी और सांस की बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए अपने पुश्तैनी काम को ये अपने बेटे को नहीं सिखा रहे हैं और उससे केवल तालीम याफ्ता होने के लिए कहते हैं। बचपन से ही इनका ख्वाब एक इलेक्ट्रीशियन बनने का था, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते ये अपने इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाए। मैं इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता था, मेरी मर्जी नहीं थी कि मैं लकड़ी का काम करूं। ये तो फादर ने एकदम काम अपना छोड़ा, तो उधर से घर का भार मेरे ऊपर पड़ा, तो ये फिर मेरे को मजबूरन इस लाइन में आना पड़ा। अब रईसुद्दीन की जिंदगी में केवल एक ही अरमान बचा है कि वो अपनी बेटी की शादी कर दें और बेटे को एक बड़ा ऑफिसर बना दें। बेटी को लेकर के ये सपना है कि इसको 12वीं कराना है, 12वीं के बाद इसकी शादी कर देनी। मेरा यही ख्वाब है कि ये अच्छे ऑफिसर बने, घर से अच्छे कपड़े पहन के सूट बूट में जाएं और ऑफिस में बहुत बढ़िया काम करें। इसलिए दिन रात मेहनत कर वो अपने बच्चों को तालीम मुकम्मल बनाने में जुटे हैं। अवाम के पेशकश के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म सलाम बॉम्बे के बाबा के किरदार को। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। सलाम बॉम्बे का नाम जहन में आते ही स्ट्रीट चिल्ड्रन की एक तस्वीर उभरती है, जिसे मीरा नायर ने बखूबी दिखाने की कोशिश की।